अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है बायोलॉजिकल मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइलेटिक लाइनेज को। आई होप स्टूडेंट्स आपको वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो क्योंकि मैंने बहुत वो इजी करके समझाया था और काफ़ी इजीली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल मेथड। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ामिनर एफएससी के स्टूडेंट्स ये बात गौर से सुन लें कि एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो इस टॉपिक में से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चंस उठाते हैं। तो ये टॉपिक जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये लेक्चर तवज्जो से सुनेंगे और एंड तक सुनेंगे तो आपको काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। किसी भी डेफिनेशन को आप बहुत ही आसानी से पेपर के अंदर पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को बहुत तवज्जो से सुनना है। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा एफएससी क्लास तक पहुंचता है, एफएससी की क्लास में रीड कर रहा है, तो वो डायरेक्ट एफएससी में नहीं पहुंच गया। उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है। ठीक है, उसको सबसे पहले इनिशियल क्लासेस स्टडी करनी पड़ती हैं, देन मिडल और मैट्रिक, देन फिर वो जाता है एफएससी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हमें किसी भी स्टेज तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ता है। बायोलॉजिकल मेथड भी सेम वही है जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को रीड आउट करते हैं। ठीक है, हम अपने इमेजिनेशंस बिल्डअप करते हैं, फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उनको चेकआउट करते हैं, फिर उनकी हाइपोथेसिस बनती हैं, फिर उनकी थ्योरी बनती है और उनके बाद उनके साइंटिफिक लॉज बन जाते हैं जो कि एक फैक्ट होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो नॉलेज होता है वो सिस्टमेटाइज्ड होता है, यानी कि कोई भी नॉलेज जो होता है वो बिखरा हुआ नहीं होता, प्रॉपर एक मेथड के ज़रिए अरेंज्ड होता है, सिस्टमेटाइज होता है। ठीक है, इसके अंदर एक मेथडोलॉजी सेट की जाती है, मेथड्स बनाए जाते हैं कि अगर हमने कोई इमेजिनेशन बिल्डअप की है तो हमने उस इमेजिनेशन को इस मेथड के ज़रिए सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उसके बाद उनकी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के पहला स्टेप जो है कि है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मुशाहिदा करना। इसके 3 स्टेप्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम सेंसेस को यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हमारी सेंसेस हैं? हमारा विजन, हेयरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव में ये सारी सेंसेस जो हैं, हमारी 5 सेंसेस ये जो हैं ये यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी फ्लावर को देखते हैं कि उसकी पेटल्स जो हैं वो येलो हैं, ठीक है, तो वो उसकी एक क्वालिटी है। ठीक है, इसमें हमारी विजन जो सेंस है वो यूटिलाइज़ हो रही है। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव में हम सेंसेस को यूज़ करते हैं। सेंसेस अगर हम यूज़ नहीं करेंगे और प्रॉपर एक हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट स्पेसिफिक सेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पेटल को देख रहे हैं कि वो येलो है तो उसमें हमारी विजन सेंस यूज़ हो रही है। उसमें हम अपनी टेस्ट की सेंस को तो यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पेटल को चख के तो नहीं बता सकते कि ये येलो कलर की है। ठीक है, तो हम उसमें विजन की सेंस यूज़ करेंगे। तो ये ऑब्ज़र्वेशन का एक स्टेप है। ठीक है, उसके बाद उसकी है क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस में हम मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, हम मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी ह्यूमन की हाइट है, ठीक है, वो एक ख़ास एज तक बढ़ती है, उसके बाद उसकी एज ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। 21, 22, 23 के बाद उसकी हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती। तो वो उसकी क्वांटिटेटिव क्वालिटी है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं कि इसकी हाइट जो है ना वो इतने फीट है। ठीक है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन का सेकंड स्टेप है जो कि है क्वांटिटेटिव। ठीक है, और हम ये दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ऑब्जर्वेशंस मिलकर एक हाइपोथेसिस बनाती हैं, एक मफरूज़ा बनाती हैं। ठीक है, जिसमें हमारा बैकग्राउंड नॉलेज भी इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके अगर हमने किसी भी इंटरव्यू के अबाउट कोई हाइपोथेसिस बनानी है या किसी भी चीज़ के अबाउट कोई हाइपोथेसिस बनानी है तो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ और साथ उसके बैकग्राउंड नॉलेज को भी स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, कि उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर मैं किसी एफएससी की क्लास को पढ़ा रही हूँ और मुझसे पहले कोई और टीचर किसी एफएससी की क्लास को पढ़ाती थी, तो उसने जितने भी एफएससी के स्टूडेंट्स थे क्लास में, उसने किसी तमाम स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया, ठीक है। तो उसने एक हाइपोथेसिस बना ली, ठीक है, उसके पास एक रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। जब मैं उस एफएससी क्लास को पढ़ाने जाऊंगी और अगर मैं चाहूँगी कि मैं उनके स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करूँ, तो मेरे पास पहले से एक रिकॉर्ड मौजूद होगा जो कि मुझसे पहले एक टीचर ने किया था। तो वो उसका बैकग्राउंड नॉलेज होगा जो मुझे हेल्प करेगा कि मैं हाइपोथेसिस को मज़ीद बेहतर तरीके से बना सकूँ, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ हमें बैकग्राउंड नॉलेज भी चाहिए होता है हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, ठीक है। तो हाइपोथेसिस फर्दर डिवाइड हो जाती है डिडक्टिव रीजनिंग में एंड इंडक्टिव रीजनिंग में, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इसमें इफ़ एंड देन का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी परिंदे हैं, ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक परिंदे की बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि हम समझते हैं कि इस दुनिया में जितने भी परिंदे हैं उन तमाम परिंदों के जो है ना वो विंग्स हैं, पर हैं, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगी कि क्रो भी एक परिंदा है, कौवा भी एक परिंदा है, तो उसके भी पर हैं। यानी कि हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया। पहले हमने कहा कि दुनिया में जितने भी परिंदे हैं उनके तमाम के जो हैं वो विंग्स हैं, ये हो गया जनरल। फिर हमने एक स्पेसिफिक बर्ड की बात की जो कि है क्रो, तो हमने कहा कि क्रो भी एक बर्ड है और उसके भी विंग्स हैं। तो हमने मूव किया जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, तो हमारे पास ये हो गई डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, हमने प्रीमाइज़ कर लिया, इहाता कर लिया बर्ड्स का। नेक्स्ट अगर हम इसमें एग्जांपल पुट करते हैं या प्रीमाइज़ करते हैं, या प्रीमाइज़ का मतलब होता है इहाता करना। हमने किसी चीज़ में किसी एग्जांपल को पुट किया है, तो वो सबसे पहले हमने बर्ड्स की है, उसके बाद प्लांट्स की है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि तमाम ग्रीन प्लांट जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जब हम उनको अंधेरे में रखते हैं तो वो ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं करते, उनमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं ये हमारा हो गया जनरल, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा हो गया जनरल। फिर हम स्पेसिफिक कर लेते हैं रोज़ को। रोज़ भी एक प्लांट है, ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है और उसमें भी फूड की प्रोडक्शन होती है, तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक। देन हमने मूव किया जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग को, जिसमें हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। पहले हमने जनरल टू स्पेसिफिक मूव किया, अब हम मूव करेंगे स्पेसिफिक टू जनरल। उसी की एग्जांपल को ही हम उलट कर देते हैं कि हम समझते हैं कि क्रो एक परिंदा है, उसके जो बर्ड है वो एक, उसके जो है वो विंग्स हैं, ठीक है। हमने ये स्पेसिफिक कर लिया क्रो को। जनरल की तरफ मूव करते हुए हम ये कहेंगे अगर क्रो एक परिंदा है और उसके पर हैं, तो फिर हम जितने भी पूरी दुनिया के अंदर बर्ड्स हैं उन तमाम के विंग्स होंगे, ठीक है। ये हमने मूव कर लिया फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। हमने एक कंक्लूजन ड्रा कर लिया, ठीक है। इसमें से हम किसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, ईगल की, पैरट की, हॉक, क्रो, ठीक है। हमने एक कंक्लूजन ड्रा कर लिया कि क्रो एक परिंदा है, उसके विंग्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी परिंदे हैं उनके विंग्स होंगे। ये हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हाइपोथेसिस बेस्ड किस पे करती है। हाइपोथेसिस बेस करती है इमेजिनेशंस पे, हमारे ख़यालात पे, हम जो इमेजिन करते हैं, ठीक है। हम जो चीज़ इमेजिन कर रहे होते हैं हम उसी के ऊपर ही वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर ही हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किस चीज़ पे बेस करती है, एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, ठीक है, कि बज़ाहिर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो कितना खूबसूरत है,
ठीक है, हम किसी चीज़ की खूबसूरती को देख के एक लाइन, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेप, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है हाइपोथेसिस में। एस्थेटिक प्रेफरेंस, जो हम किसी भी चीज़ की खूबसूरती को देख के अपनी हाइपोथेसिस को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजन एंड फिलोसफिकल। ठीक है, कुछ रिलीजन्स और फिलोसफिकल बेसिस पे भी हम अपनी हाइपोथेसिस को सेट आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजंस के लिहाज से भी हम हाइपोथेसिस बिल्डअप करते हैं, जिसमें हम फॉर एग्जांपल हाइट को ले लेते हैं, तो हम हाइट्स के लिहाज से डिफरेंट चार्ट्स बनाते हैं, कंपैरिजंस क्रिएट करते हैं। एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हाइट्स को मेजर करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं और उसके लिहाज से उनके कंपैरिजंस बिल्डअप करके हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि इफ़ एंड देन को यूज़ करते हुए ना तो हम पे कंपैरिजंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग एंड लुकिंग फॉर द अदर थिंग, यानी कि एक चीज़ हमने डिस्कवर कर ली है और हम उसी की बेस को लेते हुए हम किसी नेक्स्ट चीज़ को डिस्कवर करते हैं, तो फिर ये भी हमारी हाइपोथेसिस में इंक्लूड होती है, ये हमारी हाइपोथेसिस में हेल्प आउट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो हाइपोथेसिस के बारे में अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बुक के लिहाज से थ्योरी की डेफिनेशन बताऊं, तो any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted. ठीक है, this may be used as the basis for formulating further hypothesis. ठीक है, a good theory is predictive and has its explanatory power. One of the most important feature of a good theory is that it may suggest new and different hypotheses. A theory of this kind is called productive. हम हाइपोथेसिस जो बिल्डअप करते हैं ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे, ठीक है, तो फिर उसको मज़ीद टेस्ट आउट किया जाता है। ठीक है, और एक हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट की जाए और उसको हम रॉन्ग क्रिएट ना कर सकें किसी भी रीज़न की बेस पे, हमारे पास कोई भी ऐसे प्रूफ्स ना हो जिसकी वजह से हम कंसिडर कर रहे हों कि हाँ ये हाइपोथेसिस गलत है, तो फिर हम उसको थ्योरी का नेम दे देते हैं। ठीक है, और एक थ्योरी की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो प्रेडिक्टिव होती है और एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है। प्रेडिक्टिव होती है और एक्सप्लेनेशन दे सकती है मज़ीद। ठीक है, तो थ्योरी के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें, तो एक थ्योरी को भी मज़ीद फर्दर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड को इतना आसान स्टेप नहीं है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनती है, हाइपोथेसिस के बाद हम थ्योरी को क्रिएट करते हैं और थ्योरी को भी फर्दर टेस्ट आउट किया जाता है, देन वो जाके कहीं स्पेसिफिक लॉ बनता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक साइंटिफिक लॉ जो होता है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है। जब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, इसको भी हम रॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, हम रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, हम इसको गलत साबित कर सकते हैं, हम थ्योरी को भी गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात है कि जब हाइपोथेसिस ही गलत साबित हो जाएगी तो थ्योरी बनने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, अगर हम हाइपोथेसिस के बाद अगर थ्योरी भी क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे भी कुछ फॉल्स नज़र आते हैं तो हम थ्योरी को भी जो है ना वो रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब थ्योरी के टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद, उसके टेस्ट होने के बाद जब वो साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट हो जाती है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कंसिडर इट रॉन्ग। हम इसको रॉन्ग या गलत कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक लॉ जो होता है वो बार बार टेस्ट्स और बार बार एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही एक साइंटिफिक लॉ बनता है। ठीक है, और ये एक स्केप्टिकल अप्रोच होती है। ठीक है, एक हतमी शक्ल होती है। ठीक है, और इरिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी कि हम इसको गलत कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा एक फैक्ट होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी इन शॉर्ट इन लॉस बिकॉज ऑफ इल्यूवियन नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, बायोलॉजी को अगर हम कंसिडर करें तो इनमें डिफरेंट लॉज हैं। ठीक है, तो फुल ऑफ लॉज है। ये हमारा टॉपिक था आज हमारा बायोलॉजिकल मेथड का। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड को स्टडी करेंगे। वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो
आई होप आपको बायोलॉजिकल मेथड इजीली समझ आ गया होगा। इसके स्टेप्स को आप जब स्टडी करेंगे लेक्चर के बाद, ख़ुद स्टडी करेंगे बुक में से, तो आप जब स्टडी कर रहे होंगे तो आपको मेरी लाइंस और मेरे वर्ड्स जो हैं वो याद आएंगे, तो आप बेहतर तौर पे इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड को। थैंक यू।